अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ द विटामिन डी डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी मे काज रिकेट्स इन द चिल्ड्रन एंड ओस्टियोमलेशिया इन द अडल्ट्स। ठीक है, बच्चों के अंदर रिकेट्स काज करता है और बड़े जो होते हैं उनके अंदर ओस्टियोमलेशिया की डिजीज होती है। कहता है रिकेट्स क्या होती है? इट इज अ डिजीज प्राइमरीली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द डाइटरी इनटेक ऑफ द विटामिन डी। जो हम डाइट में विटामिन डी खा रहे होते हैं बेसिकली वो कम होता है, वो इंटेक कम हो जाती है बच्चों के लिए, तो बच्चों को रिकेट्स की डिजीज हो जाती है। या फिर इनएडिक्वेट, अब विटामिन डी नहीं होगा तो सप्लाई ऑफ द कैल्शियम नहीं होगी, फॉस्फेट नहीं होगी। सनलाइट में आल्सो प्ले द इम्पोर्टेंट पार्ट। कहते हैं द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? लोअर कैल्शियम लेवल विच स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द पैराथायराइड हार्मोन। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा। सिंपल है, विटामिन डी नहीं होगा तो इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी ब्लड में, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा? पैराथायराइड हार्मोन सीक्रेट होंगे और वो दोबारा से कैल्शियम लेवल को बॉडी में, प्लाज्मा में, ब्लड के अंदर मेंटेन कर लेते हैं। सीरम जो फॉस्फेट लेवल होता है वो कम हो जाता है 1 to 2 मिलीग्राम परसेंटेज के हिसाब से, नॉर्मली 4 to 6 मिलीग्राम परसेंटेज के हिसाब से होती है ड्यू टू द पैराथायराइड एक्टिविटी। Rickets is also seen clinically when there is a defect in convergence to the calcitriol. रिकेट्स उनमें भी होता है जो कि जिसमें जो होता है ट्राइओल में कन्वर्ट नहीं हो रहा होता। वो कहते हैं रिकेट्स की दो कंडीशन होती हैं, एक तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। कहाँ डेफिशिएंसी आ जाती है? डाइटरी इनटेक, जहाँ डाइट में उसने विटामिन डी को लेना था वो विटामिन डी को ले नहीं पाता पेशेंट। जब ले नहीं पाता तो डाइट में नहीं वो खा रहा विटामिन डी, तो इसका मतलब है जो कैल्शियम डीएटी ट्रैक में आई है, जो कैल्शियम खा रहा है, जो कैल्शियम दूध में बच्चा पी रहा है, वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा और सनलाइट में इसमें भी इम्पोर्टेंट होगा। अब कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो प्लाज्मा के अंदर जो कैल्शियम लेवल है वो भी कम हो जाएगा। जब प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा तो ब्रेन, तो थायराइड ग्लैंड जो गले के अंदर होते हैं वहां से एक हार्मोन रिलीज होगा, पैराथायराइड एक्टिविटी इनिशिएट हो जाएगी, वहां से हार्मोन रिलीज होगा और वो हार्मोन क्या करेगा? वो एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा कैल्शियम की फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक। वो जो ओल्ड बोन होती है उनको ब्रेक करेगा, ठीक है, और वो जो होगा वो किडनी से भी कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करेगा अनटिल एंड अनलेस प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम लेवल जो है वो मेंटेन हो जाए। वो कहते हैं कि अगर रिकेट्स होती है तो फॉस्फेट लेवल जो होता है वो भी कम हो जाता है। दैट इज 1 to 2% मिलीग्राम परसेंट, नॉर्मली ये 4 to 6 होता है। कहते हैं ड्यू टू द पैराथायराइड हार्मोन एक्टिविटी रिकेट्स इज आल्सो सीन क्लिनिकली व्हेन देयर इज अ डिफेक्ट इन कन्वर्जन टू द कैल्सीट्राइओल। एक और कंडीशन होती है रिकेट्स के अंदर जिसके अंदर कैल्सीडाइओल है, ठीक है, लेकिन वो कैल्सीट्राइओल में विटामिन डी3 में कन्वर्ट नहीं हो रहा होता। बोन्स के अंदर कैल्शियम लेवल में ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ब्रेकडाउन होती है बोन्स की, ठीक है। अब वो बता रहा है कि रिकेट्स के केस में क्या क्या होता है, कि बोन्स किस तरह की हो जाती हैं। सबसे पहले बोन ब्रेकडाउन होती है, रीजॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम, जब ब्रेकडाउन होगी तो उसके अंदर जितनी भी कैल्शियम होगी बोन से वो वापस ब्लड में चली जाती है। इसकी वजह से बोन जो होती है वो वीक और फ्रेजाइल हो जाती है। न्यूली लेड बोन जो नई बनती है बोन वो अनकैल्सिफाइड होती है, जिसमें कैल्शियम होता ही नहीं है, ठीक है। पहले ही कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। जो पुरानी बोन्स होती है वहां से भी सारा कैल्शियम प्लाज्मा के अंदर चला गया। अब जो नई बोन बनेगी उसके अंदर भी कैल्शियम मौजूद नहीं होगा। कहता है वेरियस स्केलेटल डिफॉर्मिटीज, स्केलेटन डिफॉर्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कैसे डिफॉर्मिटी होगी? बाउ लेग्स होगा, टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, जैसे टीबिया बेंड होता है फॉरवर्ड आगे की तरफ। रिकेट्स रोजरी जिसमें नोड्यूल्स डेवलप होते हैं एट द कॉस्ट्रोकॉन्ड्रल जंक्शन एट द रिस्ट, एंकल और नी, ठीक है। यहाँ पर जो होता है नोड्यूल्स डेवलप हो जाते हैं, अकड़ जाती है यहाँ से जॉइंट्स जो होते हैं। और किफोसिस, नीचे उसने डायग्राम देखे, किफोसिस में पीछे की तरफ जो होती है वो प्रोट्यूड स्पाइनल, बैकवर्ड प्रोट्यूड कर गई है स्पाइनल कार्ड। लोडोसिस में साइडवर्ड प्रोड्यूस कर गई है, ठीक है। ये देख, लोडोसिस में साइडवर्ड प्रोड्यूस एक तरफ निकल गई है। स्कोलोसिस में जो है वो फ्रंटवर्ड आगे की तरफ निकल आई है स्पाइनल कार्ड, ठीक है। और क्रेनियोटेप्स के अंदर जो स्कल की बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है।
और हेरस सल्कस के अंदर ट्रांसवर्स ग्रूव्स बन जाते हैं, गड़े बन जाते हैं ऑन द साइड्स ऑफ द बोन्स। अब देखें कि फोसिस के अंदर जो नॉर्मल होती है वर्टिब्रल कॉलम वो इस तरह की होती है बिल्कुल ठीक। जब पेशेंट की फोसिस का शिकार हो जाता है तो उसकी यहाँ से वर्टिब्रल कॉलम देखिए कंधे वाली साइड पर वो टेढ़ी हो चुकी है, ठीक है, बेंड हो चुकी है। पिजन चेस्ट स्टर्नम प्रोट्रूड फॉरवर्ड, स्टर्नम आगे की तरफ निकल आती है, पोर्ट बेली एब्डोमेन। टिथ कैसे होता है, ये सारी वो कंडीशन है जो रिकेट्स के अंदर पेशेंट के अंदर डेवलप हो रही होती है। बोन्स उसकी जो होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, बाउल लेग्स हो जाती हैं, पिजन चेस्ट हो जाती है, ठीक है, की फोसिस केओसिस लॉर्डोसिस की कंडीशन आ जाती है। अब टिथ के अंदर क्या डेवलपमेंट है, क्या मतलब डिफॉर्मेशन आती है ड्यू टू द रिकेट्स। रिकेट्स सिर्फ वो एक डेट जो है वो नहीं है, जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना थोड़ा सा, सिर्फ वो नहीं है उसके अंदर। कैसे आ जाता है, राइट डाउन द डिफॉर्मेशन अकर्स इन द प्रोसेस ऑफ द रिकेट्स, ठीक है। क्या रिकेट्स अगर पेशेंट को हो गई है तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन कौन कौन सी आ जाएगी, तो सबसे पहले बोन्स के अंदर वो सारी डिफॉर्मेशन है दैट रिलेटेड टू द रिकेट्स। दिस इज द टिथ डिफॉर्मेशन दैट रिलेटेड टू द रिकेट्स। टिथ डिफॉर्मेशन में क्या होता है, डिले टीथिंग, देर से दांत आते हैं, मेलफॉर्म खराब बनते हैं, और डिफेक्टिव एनिमल प्रोडक्शंस, एनिमल नहीं उसका सही बनता, विच एक्सपोज टिथ टू द डिके। कैल्शियम और फास्फेट की रेशियो भी मिसबैलेंस हो जाती है। टेटनी, it may occur when the serum calcium level falls to 1 mg%, normally it is a 9 to 10 mg%। तो टेटनी तक के जो सारे इफेक्ट्स हैं, these are all the deformation। सबसे पहले थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है रिकेट्स की, फिर 3 तरह की डिफॉर्मेशन है, बोन्स के अंदर, टिथ के अंदर और टेटनी, ठीक है। ओस्टियोमलेशिया, ये अडल्ट्स की रिकेट्स होती है, ये मोस्टली वुमेन्स में होती है, व्हिच हैज अ लिटिल एक्सपोजर टू द सनलाइट एंड दे आर इकोनॉमिकली पुअर। इकोनॉमिकली पुअर हो गए मीन्स दैट इतना कैल्शियम और फास्फेट लेवल अवेलेबल नहीं है फॉर देयर एक्टिविटी, ठीक है। और लिटिल एक्सपोजर टू द सनलाइट होगा तो इसका मतलब है कि वो सनलाइट के साथ ज्यादा एक्सपोज नहीं है, सो दे आर देयर बोन मटेरियल आर मोबिलाइज्ड, एक्स-रे शोज लेस डेंस एंड लेस मिनरलाइज्ड बोन, ठीक है। कैल्शियम मोबिलाइज ग्रेटर देन द पीआई फास्फेट मोबिलाइजेशन, कैल्शियम मोबिलाइजेशन ज्यादा होती है फास्फेट मोबिलाइजेशन की निस्बत। कैल्शियम जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, कैल्शियम जल्दी जीआईटी ट्रैक से जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंच जाता है एज कम्पेयर टू द फास्फेट। बोन इसकी वजह से, ओस्टियोमलेशिया की वजह से जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं और इजीली गेट फ्रैक्चर, टूट सकती हैं। लेग्स जो होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, बाउज हो जाती हैं, लूजर जोन्स इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेडियोग्राफी, वहां हमें वही बात गड़े नजर आते हैं जब हम रेडियो करते हैं बोन्स की। मसल वीक हो जाती है, पेशेंट का मुश्किल से वो सीढ़ियां चढ़ सकता है। स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर, अचानक से टूट जाती है हड्डी, ठीक है। तो टेटनी में भी मैनिफेस्टेड बाय द कार्पोपेडल स्पास, ठीक है। कार्पोपेडल स्पास मतलब लोअर एब्डोमेन के अंदर मसल्स जो होते हैं वो उसके अंदर स्पास अकड़ जाते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं टेटनी किसी भी टाइम हो सकती है, क्यों, डिक्रीज इन द कैल्शियम लेवल, तो टेटनी किसी भी लेवल पर हो सकती है, ठीक है, जिसमें कार्पोपेडल स्पास, ठीक है, फिट्स के अंदर स्पास पा जाते हैं। टॉक्सिसिटी अगर इसी की हो गई है तो टॉक्सिसिटी अगर विटामिन डी की हुई है, दैट इज अ रेज इन द कैल्शियम एंड द फास्फेट लेवल, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल इज राइजेस, नोजिया, वॉमिटिंग, पॉलीयूरिया, बहुत ज्यादा यूरिया रिलीज होगा, पॉलीडिप्सिया, ठीक है, और जीआईटी डिस्टर्ब होगी, किडनी में स्टोन बनेगा, कैल्शियम जो होगा अगर ज्यादा अमाउंट हो गई है तो कैल्शियम बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा कैल्शियम हो जाएगा कि वो किडनी में भी जाकर डिपॉजिट हो रहा है, सॉफ्ट टिश्यूज में भी जाकर डिपॉजिट हो रहा है, आर्टरीज में भी जाकर डिपॉजिट हो रहा है, तो हर जगह डिपॉजिट हो जाएगा। दिस ऑल अबाउट द विटामिन डी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आ सकता है, एक्सप्लेन विटामिन डी इन डिटेल। अब इसके अंदर आपने डिटेल क्या डालनी है, जितनी भी चीजें हैं जैसा कि फंक्शन, जैसा कि केमिस्ट्री, जैसा कि जो है वो डेफिशिएंसी, जैसा कि टॉक्सिसिटी। अब ये उतनी डिटेल में नहीं ये सारी चीजें लिखनी, थोड़ी थोड़ी अमाउंट सबकी थोड़ी थोड़ी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 जो मोस्ट प्रोबेबली इम्पोर्टेंट आता है वो है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अबाउट एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की एक्टिवेशन के बारे में लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन द term rickets। अब उसने कहा एक्सप्लेन द टर्म रिकेट्स ईच एंड एवरी। डेफिनेशन जो रिकेट्स की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ठीक है, वो आपने इसके अंदर लिखनी है। फिर आपने लिखना है बोन्स के अंदर क्या इफेक्ट होता है रिकेट्स की वजह से। फिर आपने लिखना है टिप्स के अंदर क्या इफेक्ट होता है रिकेट्स का। फिर आपने लिखना है टेटनी, ठीक है, ये रिकेट्स है। क्वेश्चन नंबर 4 राइट अ डिटेल नोट ऑन osteomalacia and along with the toxicity of vitamin D, ठीक है। ओस्टियोमलेशिया के बारे में आप बताओ और टॉक्सिसिटी बताओ। देन क्वेश्चन नंबर 5 आ सकता है एक्सप्लेन द डिफरेंस between rickets and osteomalacia, ठीक है। और आई थिंक सो इतना ही था सब कुछ। ये हो गया उस रिकेट्स। हाँ जी, राइट डाउन अ फीडबैक मैकेनिज्म, राइट डाउन अ फीडबैक mechanism related to serum deficiency of vitamin D, ठीक है। ये आपने लिखना है। ये कौन सा फीडबैक का मैकेनिज्म है जहां हमने पैराथायराइड हार्मोन की बात की थी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 explain the effect of vitamin D on various body organ। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर डायग्राम आ जाएगी जो उसके नीचे बनी हुई है, ठीक है।